Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper The Hindu of 30 November 2023. Starting with the first one, US blames Indian official for plot against Pannu. So we have seen previous 2 months also when a Canadian official had claimed that Indian intelligence agency had killed Nijjar. तो ऐसा उन्होंने भी दिया नहीं कुछ भी एविडेंसेस, लेकिन यूएस आल्सो ब्लेम्स दैट इंडियन ऑफिशियल हैव कमिटेड प्लॉट अगेंस्ट द जो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू। लेकिन अभी कुछ इसमें भी नहीं दिया हुआ है। ऑलरेडी यूएस ने बताया कि वी विल नॉट टॉलरेट एफर्ट्स टू असैसिनेट यूएस सिटीजन ऑन यूएस सॉइल, बट they have not given any evidence regarding that. They only claimed. एक important element है। Regarding the governor's role with regarding the assent of the bills, इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट what the governor was doing for last 2 years with regarding the bill. The governor cannot noted that neither reason or justification was given by the governor to keep the bills pending for such inordinate long period. तो वी हैव डिस्कस कि गवर्नर के पास एक टाइम लिमिट सेट किया जाना चाहिए विद रिगार्डिंग द एसेंट ऑफ द बिल, और एसेंट कब कब किया जाता है एंड व्हाट आर द पावर्स। तो सस्पेंसिव वेटो, क्वालिफाइड वेटो इंडिया के पास नहीं होता है, सस्पेंसिव वेटो होता है। फिर और भी 2 वेटोज होता है। मानसी यू कैन हाईलाइट, तो हमने डिस्कस Okay, किया। other veto is pocket veto पॉकेट कि you वेटो, can keep the will with you and आप उसको return भी नहीं करते हो and you're not giving assent also. यस। तो इसी का बात हुआ है, और इसमें ये बात माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3-4 दिन पहले कि गवर्नर शुड not keep the bill indefinitely, and he should listen to the advice of the council of ministers with regarding the asset। अगर सेकेंड बार आता है तो करना है, उनको करना चाहिए एक तरह से। That is under Article 163 of the Constitution. Constitution। And Article 200 mention करता है कि there is no specific time period, so it mentions the phrase as soon as possible the governor should provide the assent to the bills. And Yes। plus Supreme Court ने बोला था कि the governors they it is not their veto power basically कि inordinately आप अपने पास bills रख सकते हो। तो इसमें अनदर थिंग है, सीरियन गोलन हाइट्स क्या है दिव्या? गोलन हाइट लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट? आप बता दीजिए। बेसिकली So it is basically हाँ, बोलो मानसी। mountain range kind of topography है which was captured by Israel. So Syria और जो Israel के बीच में there was a I guess name of the war I can't exactly recall, but this was captured by Israel. So Golan Heights are under the control of Israel. बेसिकली मानसी, द वॉर बिटवीन द इजराइल एंड इजिप्ट वो हुआ था 1971 में, जिसमें उन्होंने कैप्चर किया था सेनाइन पेनिनसुला विद सीरिया, उन्होंने गोलन हाइट लिया था, और जॉर्डन के जो बॉर्डर पर है वो है वेस्ट बैंक। Sea of Galilee भी। हाँ, सी ऑफ गैलिली। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना एक बार। सीरियन गोलन इज अ रीजन इन साउथ वेस्ट सीरिया। ये इसराइल ने ऑक्युपाइड किया था 1967 में, और सीनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट के एक पेनिनसुला है, देखना सर्च करके एक बार, तो 1971 में उन्होंने कैप्चर किया था। यॉम किप्पुर वॉर में वापस लौटाना पड़ा आफ्टर द पीस सेटलमेंट।
आई थिंक वॉर को हम बोलते 7 डे वॉर कुछ चला वो था तो। 67 मतलब 7 डे वॉर बोलते हैं। 71 वाला योम किप्पुर वॉर बहुत लंबा वॉर था एक तरह से। मेजर ऑयल एंड गैस फर्म्स हैव प्लेस्ड टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। रिगार्डिंग द COP 28 कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट। तो COP 26 ग्लासगो, COP 27 शर्म el शेख इजिप्ट, अग्रीमेंट्स बोलते हैं इजिप्ट में, और COP 28 दुबई। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इज इट अ यूएन बॉडी? नो, इंटरनेशनल। दिव्या प्लीज सेस फॉर इट। तो इसमें लिखा हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ oil and gases companies are aligned towards the net zero target by 2050 and net zero methane target by 2030। तो नेट जीरो मिथेन अभी सामने दिया हुआ है, 2030 दिया, और जीरो टारगेट मतलब कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। एंड पुडुचेरी रिपोर्ट्स ऑफ 30 स्ट्रे डॉग बाइट्स इन 2 days। तो ये द डॉग मिनेंस, इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो हमने बताया था कि एक ओवरऑल एक डेटा कलेक्शन करना चाहिए, और वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन करना चाहिए रेबीज का हर एक डॉग के लिए। और तीसरा स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहिए टू द एनिमल बॉडीज, NGO। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम वही लिखा हुआ है। और सिविक बॉडीज और उनके साथ कर सकते हैं एंटी रेबीज इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसे कारण कम कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन डॉग को कलिंग करने के लिए नहीं, इसका सोल्यूशन प्रिवेंटिव मेजर्स है। मानसी। यस, हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वही जो आपने एग्जैक्ट मेंशन करे। एंड प्लस यहाँ पे एक जो इशू और आ जाता है वो क्रूअलिटी टुवर्ड्स द एनिमल्स, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ऑटोनोमस इंटरनेशनल एजेंसी है, 74 में 1974 में बनी थी और 31 कंट्रीज मेंबर है अभी उसके। ओके। elect so many BJP MPs as Modi ये जादवपुर वायनाड। इसमें लिखा हुआ है डोंट रिलीज सैलरीज ऑफ VCs टिल दे अनाउंस पेंडिंग रिजल्ट, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसा किया जा सकता है क्या मानसी, अगर बोले जाए तो, कि सैलरी मत दो अनटिल अनलेस अगर पेंडिंग रिजल्ट निकले तो? यहाँ पे थोड़ा बायस आ जाएगा कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि जो मतलब टाइमली प्रोसीजर होता है कंटेक्स ये है मानसी सैलरी। कि क्या होता है ना कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में भी 1.5 लाख स्टूडेंट इनरोल किए अभी तक में। वहां पर हम्म। उनका जो रिजल्ट है वो डिले कर गया है 6 मंथ से लेकर के 1.5 year, और उनका डिग्री मिला ही नहीं। इस पर जो के पाठक है, जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये हम्म। चीज बोला है। तो आई थिंक हाँ, तो शॉर्ट हो सकता है, हाँ। हम्म अगर इतना डिले है तो उसके पीछे व्हाट इज द रीजन दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। अगर वो रीजन ऑब्जेक्टिव और जस्टिफाइड है तो सैलरीज मतलब रिलीज हो जानी चाहिए, बट अदरवाइज इफ दैट इज नॉट जस्टिफाइड देयर इज नो लॉजिक, या जो भी है इतना डिले होने का, तो दैट नीड्स टू बी मतलब ये एक वन ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है। ओके। ECI suspends 3 police officer for partition policing। तो पार्टीशनशिप एक एग्जाम्पल, एक टॉपिक है, एक एग्जाम्पल है कि आपका जो दिखाता है डिसीजन मेकिंग में बायस दिखाता है टुवर्ड्स द फेवरेबल पार्टी। कोई पार्टी हो सकता है, पार्टी इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, कोई भी पार्टी हो सकता है।
चाहे वो फैमिली या रिलेटिव एक्सेट्रा। तो पार्टीशनशिप, तो नॉन पार्टीशनशिप इज ए वेरी एथिकल वर्ड दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसको ले सकते हैं। तो पार्टीशन पुलिसिंग, ये भी वर्ड को उठा सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए पुलिस हम्म। फुल फॉर्म को। डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू वोटर्स, डायरेक्ट कैश टू वोटर्स देखा गया है हर जगह इलेक्शन के अंदर में। तो कैसे इसको डील किया जाना चाहिए? तो आई थिंक पहली बात है कि लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ेगा लोगों का, तो अपना कैश टू वोट जो रेशियो है वो कम होते रहेगा, क्योंकि 500-200 रुपीज़ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस कम है एज कम्पेयर टू बाकी के लिए। तो वो एक इशू। दिस इज सेकेंड है कि प्रिवेंटिव मेजर्स में वही ई विजिल ऐप है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर में, उससे आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। और प्रिवेंटिव है कि आप बीच बीच में कहीं पर भी अगर एनॉनिमस कंप्लेन आता है तो वहाँ पर आप एक रेड कर सकते हो। और मानसी, कैसे इसको रोकोगे? हाँ, यस, यही मेजर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देव अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ₹10,000 टू ईच वोटर। तो इतना अमाउंट अगर दे रहे हो तो ऑब्वियसली एविडेंस आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से, देन एक्शन कैन बी टेकन। क्योंकि वोटर्स हैं तो ऑब्वियसली इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे तो एक्विजिशंस लगाए जा रहे हैं। हम्म। अब एक अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लंटाना कामरा कामरा ये एक तरह से इन्वेजिव स्पीसीज है, और हम्म। इंडिया में इन्वायरमेंट में अगर पढ़ोगे तो वो हार्मफुल करता है फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी का कंजर्वेशन में। तो कैसे इसको डील किया जाए? तो एक तरीका है कि लंदन का को आप एक जगह इकट्ठा कर लो और उससे आप एक स्कल्पचर बना सकते हो, उसे आप पार्क में एक इसको यूज कर सकते हो एज अ बायोडिग्रेडेबल स्ट्रक्चर। तो एक तरीका ये भी है, सिर्फ मारना तरीका नहीं है, इसको आप यूज भी कर सकते हो कोई चीज में। तो इन्वेजिव सो वीड इस को और हाँ, एज अ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी में इट भी कर कैन बी सकते हैं। यूज्ड। हाँ, इनकम जनरेशन और इंक्रीज हो सकती है। हम्म। एंड ऊपर एक बिटकॉइन, आर्टिकल था रिलेटेड टू दी हम वर्ल्ड वॉर 2, तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे? कौन सा आर्टिकल? टॉप राइट हैंड एक कॉर्नर ऊपर पे। पहले पेज पे, पहले चीज ठीक है, उसको ले लेंगे बाद में। दी हम वर्ल्ड वॉर 2। बिटकॉइन स्कैम। तो बिटकॉइन को कर्व करने के लिए इंडिया के पास क्या क्या यूज किया जा रहा है? तो दो तीन मेजर्स है, मानसी आप बता देना फिर करुणा बता देना। पहला तो है कि 25% टैक्स ऑन गेन्स ऑन बिटकॉइन एक्टिविटीज। सेकेंड इज क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज, सेकेंड इज 1% TDS। थर्ड इज स्ट्रिक्ट मेजर्स जैसे KYC और आधार का ऑथेंटिकेशन बाय द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, सो दैट इलीगल मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। एंड आप बताओ फिर आगे। हाँ, दीज आर द मेजर्स। इसमें 30% है जो कैपिटल गेन्स थर्टी टैक्स परसेंट लगाया बोल गया दिया, है। जो ठीक भी आप है। 30% है, जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे वो कितना भी हो, आप चाहे उसको ट्रेडिंग में कर रहे हो किसी भी तरीके से कर रहे हो, सो 30% वुड बी द फिक्स्ड अमाउंट जो लेवी किया जाएगा, परसेंटेज टैक्स स्लैब जो रहेगा। 1% TDS जो आपने बोला। इसके अलावा वी कैन जस्ट गो फॉर की सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई का क्या स्टैंड है। तो आरबीआई इसको नहीं सपोर्ट करते। अकॉर्डिंग टू हम्म। आरबीआई इट इज लाइक अ गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इट इज नॉट सेंट्रली रेगुलेटेड। सो दैट इज द स्टैंड। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ऑब्वियसली आप इसको completely बैन नहीं कर सकते हो, तो यू विल हैव टू गो फॉर रेगुलेशन। सो ग्रेजुअली वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम रेगुलेटरी स्टेप्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड एक डार्क। पर्टिकुलरली एक्सपर्ट बॉडी भी होनी चाहिए, जिसके पास कैपेबिलिटीज हो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के डोमेन में। वी आर हैविंग आरबीआई, सो आरबीआई वुड लुक इनटू इट। एक सेपरेट रेप्लिकेट बॉडी बनाने का वुड नॉट बी अ मेजर बेनिफिट। यस, ऑलरेडी बन चुका है ना, और रिकमेंडेशन में दिया जाएगा, मतलब जा चुका है वो सब काम, तो पहला स्टेप हो चुका है। तो टनल का नाम क्या था हमें डिस्कस करते हैं, सिल्कियारा टनल है उत्तरकाशी में। वर्टिकल ट्रेनिंग किया गया था जो तो फेल हो गया था,
मतलब पूरा नहीं हो पाया, आधा में वो टूट गया था, ब्लॉक हो गया था, तो फिर रैट होल माइनिंग उसके बाद फिर यूज किया गया। तो इतने लोग थे पर। सोशल जस्टिस से सेक्सुअल एजुकेशन द नीड ऑफ आवर टाइम्स। तो कास्ट, जेंडर, जो सोसाइटल में जो डिफरेंसेस है, सोसाइटल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको दूर करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए। और साथ ही साथ एजुकेशन हर फील्ड में चाहिए, सोशल एजुकेशन चाहिए, और फिर एथिकल एजुकेशन बचपन से ही, और फिर सेक्सुअल एजुकेशन चाहिए, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी साथ पे साथ चाहिए। तो यू कैन डिस्कस, मानसी, आई विल जस्ट गो थ्रू इम्पोर्टेंट एरियाज। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस जो हमारे मतलब हमें उसके इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं या उसका यूसेज देखने को मिलता है इकोनॉमिक स्फीयर में। हम बात कर सकते हैं लाइक अनइक्वल पे के कॉन्टेक्स्ट में वी कैन टॉक अबाउट हाउ एलिमेंट्स ऑफ पैट्रियार्की, या आप मेरिट के बेसिस पे नॉट प्रोवाइडिंग द इनकम। सो दैट इज वन एरिया वेयर वी कैन से कि सोशल जस्टिस इज रिक्वायर्ड। जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, एंड सेक्सुअल एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट कैन बी थ्रू अगेन स्कूल एजुकेशन में, इट नीड्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट component. Then social media can be one important platform where this can be more promoted so as to create an again inclusive society. तो And इसमें एक तो हम इम्पोर्टेंट अचीव वर्ड है, कैसे कर रहे हैं एक जस्ट सोसाइटी? can you जैसे repeat your question? करुणा पूछ रही है अचीव कैसे कर रहे हैं जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी कैसे अचीव करेंगे? हाँ, तो इसी के थ्रू बात कर रहे हैं कि हम लोग, ठीक है, स्कीम्स प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ लॉज भी है। तो विद रिगार्डिंग द सिविल राइट्स एक्ट 1955, फिर इससे पॉश है, रिलेटेड ऐसे। मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था आई गेस, जो कि बोलता है कि अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो उसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लेस चैरिटी जो इंडिया में है वो एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो चैरिटी नहीं है, वो एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर मोर जस्ट हो तो लेस चैरिटी, ऐसे जरूरी नहीं हो कि चैरिटी इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द जस्ट सोसाइटी। तो अगर कितना भी, अगर कोई रईस हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज हो जाएगा, तब भी आपको चैरिटी जरूर पड़ता है। वो एक तरह से, तभी तो CSR कॉन्सेप्ट भी है, और वर्ल्ड में लोग चैरिटी करते भी है। हो सकता है कि इंडिया में नहीं करे, इंडिया में लोग सब रईस हो जाए, सब कोई और कंट्री करेंगे, तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात करें एजुकेशन का, तो यहाँ एक एक वर्ड है सोक्राटिक एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब होता है कि आप जो पढ़ते हो उसको एप्लीकेशन क्या है असली जिंदगी में, और उससे क्या रिलेशनशिप है स्किल डेवलपमेंट में। तो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ एथिकल और सोशल ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। SQ इसको बोलते हैं, सोशल कोशेंट। तो सोशल जस्टिस एजुकेशन तभी आगे बढ़ सकता है। तो NEP जो बात करता है 2020, वो पूरा बात करता है कि एजुकेशन बोथ होना चाहिए, विथ रिगार्डिंग मेंटल भी होना चाहिए और फिजिकल भी। आप योगा भी उसमें इंक्लूड हुआ है, और साथ ही साथ उनको एक लोकल वर्कशॉप अटल इनोवेशन सेंटर से भी जोड़ा जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और मॉरल साइंस, और साथ ही साथ सब चीज़, साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर वैल्यूज हो गया, तो उसमें भी दिया जाएगा। बस सेक्सुअल एजुकेशन है वो इसमें इंडिया में अभी ऐसा कुछ प्रमोट नहीं किया जाता है। इवन द प्राइवेट जो एलिट इंस्टीट्यूशन, वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, अलग से कोर्स नहीं है। तो आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड, तभी जा करके जो एक आपका डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विद रिगार्डिंग टू LGBT का है, वो भी दूर हो सकेगा, जेंडर रिलेशनशिप सही हो सकेगा। तो और उसमें अगेन डिजीज बर्डन भी जो है विल बी प्रमोटिंग सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल। सो लाइक जो बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, देयर बर्डन कैन गेट रिड्यूस्ड। एंड वी आर आल्सो सीइंग कि सैनिटरी नैपकिन स्कीम्स भी डिफरेंट स्टेट्स भी रन कर रही है। सो सर्वाइकल कैंसर के इंस्टेंसेस वो भी हम और रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रू, यस। और दूसरी बात, क्या सपोर्ट क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रैटेजी 2005, ये दो इनिशिएटिव है यूनियन गवर्नमेंट के विद रिगार्डिंग टू दिस।
और some- ये बात है, वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मोर टॉक लेस एक्शन। तो फोकस करना चाहिए कि आप एक्शन ज़्यादा लोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंडेटिंग कोटा तो इंडिया में है, ऐसे कर दिया गया है विद रिगार्डिंग टू द लेजिस्लेचर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में कोई कोटा नहीं। लेकिन कहीं कहीं पर दुनिया वर्ल्ड में कुछ कुछ कंट्रीज है जहाँ पर कोटा है पॉलिटिकल पार्टी में। अ, ऐसे यहाँ पर कि 38% ऑस्ट्रेलिया, कनाडा 31%, साउथ अफ्रीका 45%, दे हैव नो लेजिस्लेटिवली बैक्ड कोटा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 30% से मोर है, मतलब कि कोटा अगर नहीं है तब भी वो कर काम स्पिरिट में कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू कि इंडिया में अभी कोटा इम्प्लीमेंट किया गया है विथ रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हायर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन वो कैसा होगा वो देखने को है आने वाले समय में। So India में basically we go by the data, so we see कि only 15% women 15%। legislators in the parliament, so it shows कि again कितना inequality है। तो ये- तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ नया रिफॉर्म करो ना, न्यूज में जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म था हाल फिलहाल में। I'm not able to recall. जो सीजेआई ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है उनके जो चीफ है उनका अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का भी रोल होना चाहिए। तो वो भी पैनल में भी वो भी एक तरह से है। और बाकी टेक्निकल रिफॉर्म तो है ही, इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। रिमोट वोटिंग का था कि जो ठीक माइग्रेंट्स है। है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहते हैं उनकी वोटिंग के लिए। हाँ, अब एक अच्छा एक एग्जाम्पल है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमेशा बात करते हैं कि जो उनका कोर्स स्ट्रक्चर होता है, पेडागोगिकल होता है, वो पुराना एक टाइप से उनका कोई रिलेशनशिप अभी कम है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो कैसे यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को कोलैबोरेट किया जाए, जैसे चाइना में होता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन दे कोलैबोरेट विद द एमएसएमई सेक्टर। और इंडिया में भी ऐसे है आईटीआई, लेकिन आईटीआई को लोग ऐसे देखते नहीं जैसे बाकी सब इंस्टीट्यूशन को देखते हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इसमें बात कर रहे हैं कि कोलैबोरेट जब उनके पास शेयर गोल होगा और इंडस्ट्री के पास मेनली प्रॉफिट ड्रिवन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज होता है, इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। तो उनके पास एकेडमिक रिसर्च भी चाहिए, तो उसके हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन को। और दे कैन इंगेज इन ओपन डायलॉग एंड फाइंड द कॉमन ग्राउंड। थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है जो इंस्टीट्यूशन के पास होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो इंडस्ट्री के पास है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों कॉमन ग्राउंड में कहा सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है डेटा यूज कर सकते हैं बोथ फाइंड द मिडिल कल्चरल गैप। इंडिया के पास एक मस्ट एस्टैब्लिश गुड कनेक्शन कम्युनिकेशन चैनल विद द इंडस्ट्री। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, उनके पास रिसर्चर टीचर्स चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और बोथ पार्टी कैन वर्क ऑन म्यूचुअली एग्री आईपी अरेंजमेंट। इसके लिए तो ओवरकम दिस इंडस्ट्री कैन साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो ओवरऑल दो तीन एरियाज इन्होंने बात किया है कि आप एक मिडिल पाथ पे आइए और अपना जो कल्चरल गैप है उसको दूर करके एक बार में आप बात करिए कि कैसे जो लोकल प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि आप जो भी शेयर करेंगे इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी के साथ तो वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़ सकता है। तो एंड द पब्लिकेशन एंड डेटा विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जैसे अगर देखोगे अगर आईआईटी में भी तो वहाँ पर जब प्रोजेक्ट होता है जैसे फाइनेंस में या कहीं पर भी, तो फाइनेंस का जो डेटा होता है ना वो एक तरह से फज किया रहता है। वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होता जो कंपनी देती है, क्योंकि उस कंपनी सोचती है कि वो डेटा मैं अगर दूंगा तो यूनिवर्सिटी किसी और के साथ बांट देगी, उसे फिर हार्म हो जाता है, हार्म हो सकता है कंपनी का।
तो जो भी फाइनेंस डेटा यूज होता है या फिर कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट में रिसर्च होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और न्यूमेरिकल स्किल सब फर्जिंग होता है, क्योंकि वैसे नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट नहीं साइन किया रहता है, यही कारण है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये होना चाहिए, तभी जाके फंडिंग क्लियर होगा और टैंजेबल सॉल्यूशन निकल सकता है। आपको कुछ बोलना है मानसी इस पर? नहीं, और तो कुछ नहीं बोलना, बस एक पॉइंट की जो स्किल्स मिसमैच का है वो एड्रेस हो सकता है, हमारा जो गैप एग्जिस्ट करता है इंडिया में, अगर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो दिस कैन हैपन अगेन थ्रू द एविडेंस बेस्ड अप्रोच और डेटा ड्रिवन अप्रोच, कि इंडस्ट्रीज कैन एक्चुअली टेल कि कौन सी जॉब एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली उसी टाइप के कोर्सेज विद दोज स्किल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे कैन अनाउंस एंड प्रमोट. यस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बात होती है कि रीजनल लैंग्वेजेस का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो क्या वो फीजिबल है, प्रैक्टिकल है वो नेशनल लेवल पे? सी हायर एजुकेशन में आई डोंट थिंक सो वी आर, Yes. अगर यहाँ पे अगेन हम डेटा की बात करते हैं तो कुछ ऐसे देखे गए हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में जो कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं उसमें इतना ज्यादा एनरोलमेंट या इतना ज्यादा नहीं देखा गया है इन टर्म्स ऑफ दैट. बट हम यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में डेफिनेटली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग कि बच्चों को और ज्यादा क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट या जो है समझ आएगा ड्यूरिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन. सो आई डोंट थिंक सो कि हायर एजुकेशन में इट वुड बी दैट रिवॉर्डिंग. यस, प्राइमरी एजुकेशन और जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वहाँ पर भी, वहाँ लोकल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको एक तभी समझ में आया कॉन्सेप्ट है, वैसा वही बात। So coming to the next article regarding the Gorkhaland, we discussed that Gorkhaland is a demand for the separate statehood for the Gorkhas people residing in it. And अभी जो बॉडीज है उसका नाम है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, जो 1982 से 2012 था. GTA, जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ रीजनल ऑटोनोमस बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिंग द दार्जिलिंग हिल, ये अभी काम कर रहे हैं. तो बात हो रहा है कि क्रिटिसिज्म है कि दे हैव फेल्ड टू लिव अप द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर डिमांडिंग सेल्फ रूल. टूरिज्म एजुकेशन सेक्टर टी, वहाँ पर भी ट्रबल है. ऐसा उनका एक ऑटोनोमस दिया गया कि यार ठीक है, ऑटोनोमसली ऑटोनोमी तुमको मिलेगा, आप इसको चलाओ, लेकिन वैसे चला नहीं पा रहे. तो फिर अगर नहीं इसको यूज नहीं कर पा रहे तो फिर स्टेटहुड कैसे एक तरह से चलाएंगे, वही कहना है इनका. तो गोरखालैंड काउंसिल इज इम्पोर्टेंट, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज इम्पोर्टेंट. And I think, Kaushik, this is under Schedule 6 of the Constitution. नहीं, आप पूछ रहे हो कि इसको बता रहे हो? नहीं, क्योंकि नहीं, नाम तो पूछ रही देखे हूँ. नहीं थे. नहीं, नाम तो नहीं देखे Mention थे अभी तक में गोरखालैंड का शेड्यूल 6 में. बोडोलैंड देखे थे, बाकी सब देखे थे, लेकिन गोरखालैंड नहीं देखे थे. तो एक बार सर्च करना करूँगा, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन रीजनल ऑटोनोमस बॉडी किसके अंडर में आता है. अब कोल प्लांट में देखा गया है कि इंडिया में जो कोल प्लांट है वो, वहाँ पर एक तरह से बैकलॉग है विथ रिगार्डिंग टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. तो जो कैप्टिव माइनिंग इंडिया में, कैप्टिव माइनिंग होता है कि आपके पास बिडिंग हो चुका है, आपका ही कोल प्लांट है, आपका ही कोल माइनिंग है, आप अपने लिए यूज करो, आप उसको बेच नहीं सकते. तो इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में कोल जो पॉलिसी आया था, और 1920 के बात है, मानसी यू कैन करेक्ट मी, उसमें इंडिया ने बोला था कि आप कैप्टिव माइनिंग को कोल को बेच सकते हो. किस स्टील का yes. बात किया था इसमें. हाँ, दिस वाज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म की कैप्टिव माइन जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है उनकी लोकेशन के आसपास ही लोकेटेड होती हैं. सो उसमें बेसिकली वी अलाउ द प्राइवेट सेक्टर. लेकिन देखा है कि जो कोल माइनिंग है, कोल माइनिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में, और स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में, टाटा स्टील हो गया या फिर एनटीपीसी सब. तो वहाँ पर देखा है कि जो लोन है वो एनपीए जा रहा है, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सब्सिडी भी है कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ जगह पर सप्लाई डिमांड मिसमैच है, इसी कारण हाई एनपीए. और उसी कारण कि द बैंक दैट हैव फंडेड द कोल प्लांट नीड्स एन एस्केप प्लान. तो कैसे एस्केप मिला, वही बात है. द मैप ऑफ शोइंग नॉन परफॉर्मेंट एसेट, वही बात है कि नॉन परफॉर्मेंट किससे सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, more than 55%. तो दिस कैन बी टेकन अप.
और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अभी हाल फिलहाल में इंडिया में 41% हो चुका है। तो बायोमास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और नहीं, बायोमास नहीं, मतलब कि सोलर होगा। वही यस आई सोचे, थिंक हाँ इट अच्छा इज सोलर हो, बायो कैसे हो। बायोमास से हम्म ज्यादा नहीं है। तो इसमें एडिशन ही हुआ, पावर जनरेशन एडिशन, पावर जनरेशन कैपेसिटी एडिशन, वही बात है, एडिशन। तो देखा गया है कि ओवरऑल ओवर द ईयर्स कोल का जो एडिशन है एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन में वो कम है, और सोलर का बढ़ा है, सोलर का बढ़ा है। साथ साथ विंड का भी उसी के लेवल पे, तो ये देख सकते हैं। हम्म तो पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, और एनबीएफसी, दे बियर्स 96% ऑफ द टोटल लोन पर डे। तो स्ट्रेस एसेट है, तो झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। और banks are now moving away from financing coal plant and they are investing in renewable energy। तो एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कैसे एक तरह से मैकेनिज्म है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है, विथ रिगार्डिंग टू सीएसआर भी है उनका, रिगार्डिंग इंसेंटिव में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया एक्सेट्रा, और ग्रीन ईएसजे बॉन्ड भी आप ले सकते हो। तो उनके लिए फ़ायदा ज़्यादा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में का जाने में। तो ये भी और हाँ मतलब यही है कि वो अगर लोन दे रहे हैं तो ऐसी कंपनीज को दे रहे हैं जो रेन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है, सो दैट अगेन हम्म वो तो अपने रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि वो एनपीएस ना कन्वर्ट हो। यस। अंडरस्टैंडिंग द रैट होल माइनिंग, तो ये रैट होल माइनिंग का फोटो है सामने में। तो इसमें ऐसा होता है, बस अगर जानना, ईस्ट जैंतिया हिल में होता है, मेघालय में था, और एनजीटी ने इसको बैन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैन अपहोल्ड किया और एक फाइन किया 300 करोड़ रुपीज ऑन मेघालय गवर्नमेंट ऑफ नॉट फॉलोइंग द एनजीटी रूल्स। तो ये बात है, एनजीटी 2014 में बैन हुआ था, किया था इसको। और तो इसमें मेनली ये बात है कि बैन क्यों किया गया, तो ये रैट होल माइनिंग है, सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं होता है, और फिर हार्मफुल है फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स जो इसमें है। और कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ये बात करता है कि जो भी कोल माइन है इंडिया में वो नेशनलाइज किया जाए, लेकिन रैट होल माइनिंग प्राइवेट इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है ना, तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और लैंड ओनर और ओनर ऑफ मिनरल है, ये भी एक तरह से डील करते हैं लोकल पॉपुलेशन से कि आप खोदो, आपको परसेंटेज मुझे दो। तो कारण, यही कारण है, दिक्कत होता है। तो क्या होता है कि आप लोग घुसते हैं, ड्रिल करते हैं उसको, एडवांस ड्रिलिंग मशीन, कोई कोई लोग, बड़ा कंपनी एडवांस ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, लेकिन इन लोग फावड़ा से या फिर सिंपल टूल यूज करके निकालते हैं, और मैकेनिकल पार्ट होता है ओवरऑल, मैकेनिकली बाहर निकालते हैं कोल को। तो ये दिया हुआ है इसमें। इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें वाटर फ्लड हो जाता है, डेथ ऑफ मेनी राइट होल माइनर्स, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट, फ्लडिंग एक्सेट्रा। अनरेगुलाइज्ड माइनिंग लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, टॉक्सिसिटी ऑफ द हेवी मेटल्स, चाइल्ड लेबर इशू भी है इसमें है। तो बोला गया था कि ह्यूमन राइट्स नो, ये एक एनजीओ है, वो बोले थे कि 70,000 चिल्ड्रन मोस्टली एम्प्लॉयड फ्रॉम बांग्लादेश नेपाल वे एम्प्लॉयड इन दिस माइंस, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनका कद छोटा होता है, तो वो घुस सकते हैं छोटा छोटा माइन में जा करके। तो ये बहुत अच्छा डेटा है कि कैसे आज भी एक्सप्लॉयट किए जाते हैं। तो व्हाट इज बिहाइंड द हलाल सर्टिफिकेट बैन, तो हम डिस्कस किए थे कि हलाल सर्टिफिकेट अगर देना ही है तो इट्स मस्ट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी लाइक FSSAI, या फिर कंपनी खुद देगी। वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर गिविंग द हलाल सर्टिफिकेट। हलाल इज रिस्पेक्ट टू द थिंग विच इज परमिटेड अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, और हराम होता है कि जो नॉन परमिटेड होता है अकॉर्डिंग टू बुक। तो वही लिखा है, परमिसिबल और नॉन परमिसिबल होता है। तो ये अभी हाल फिलहाल ये जो होता है, अभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इसको देते हैं सर्टिफिकेट का, तो वही हलाल सर्टिफिकेट गिवन बाय द जमातिया उलेमा हिंद हलाल यूनिट, और शरिया इस्लामिक लॉ के अंदर में दोनों करते हैं। लेकिन बात होता है कि जैसे वेज और नॉन वेज टैग किया रहता है ना, रेड कलर होता है नॉन वेज और ग्रीन कलर होता है वेज, ये तो कोई जान के बॉडी तो नहीं होते, ये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी करती है,
या फिर कंपनी खुद करती है, तो वैसे ही ऐसा करना चाहिए। तो बस, लेकिन कुछ कुछ जगह पर हालात सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट जो जाता है उसमें कोई बैन नहीं है। देयर इज नो बैन ऑन हालात सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ओनली फॉर इंडियन पर्पसेस। तो बस इसमें तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन अपेडा, इसके बारे में बताओ करुणा, अपेडा है क्या? APED है। अपेडा बेसिकली है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि इसके अंडर में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हो नहीं अंडर आती सकते। है। नहीं, फिर जब भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट करने को, तो हमेशा मिनिस्टर कॉमर्स के अंदर में है। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर प्रमोशन है ना, एक्सपोर्ट ऑफ, तो ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट करने की बात करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, ये कोलैबोरेट करता है विद द फार्मर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कैसे आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि आपके अगेंस्ट में लोग जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो गया या उनका अपना स्टैंडर्ड होता है, वो नहीं लगा आपके ऊपर। इसके लिए इम्प्रूव एक्सपोर्ट करता है। अपेडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी की एग्जीक्यूटिव बॉडी अपेडा। स्टैट्यूटरी बॉडी है। It's an executive body हाँ, according to me. 1995 ऐसी था, 1996 एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी है। अपेडा एक्ट के So अंदर है। statutory under which act? अपेडा एक्ट 1996 Okay. Okay. से एक बार सर्च करना करूँगा उसको। हाँ, यही है। स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको फोटो क्लिक कर दो आंचल, इसको ले लेंगे कल। विच पॉलिटिकल पार्टी गुजराल, IK गुजराल इंपॉर्टेंट पर्सन है, ही वॉज एन 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 104 बार आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तो उनका डॉक्ट्रिन क्या कहलाया जाता है, गुजरात डॉक्ट्रिन है क्या एक तरह से, मानसी? I don't know exactly, Ashik. गुजरात डॉक्ट्रिन ये था कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल कंडक्ट बोलेंगे इसको, कि कैसे इंडिया का बिहेवियर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द नेबर्स, कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और फॉर एग्जांपल इंडिया का जो भी नेबर्स है वो बात करें कि उनके अंडर में वो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर विद दिस नेबर एंड नो कंट्री शुड इंटरफेयर विद ईच अदर नेबर। उसके बाद सेटल कर सकते हैं डिस्प्यूट इन अ वेरी पीसफुल मैनर, और हाई ट्रस्ट और हाई एथिकल स्टैंडर्ड प्रमोट करेंगे आपस में। तो एक तरह से सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को प्रमोट करेंगे दोनों। तो एक तरह डॉक्ट्रिन था फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज, मतलब साउथ एशिया मतलब नेबरहुड पॉलिसी था, तो गुजरात डॉक्ट्रिन। Immediate neighborhood countries के लिए। इवन Okay. इवन पाकिस्तान, मतलब हाँ, हाँ, immediate neighborhood के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने प्रपोज किया था ये। ये 5 प्रिंसिपल पॉलिसी है, मैं बस देख ले रहा हूँ। हाँ, हम्म। तो वाटर शेयरिंग, हाँ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट से लेकर के हर एक चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, और आपस में बात कर सके इन अ वेरी पोलाइट एंड इंकरेजिंग मैनर। तो इसके लिए लेकिन गुडविल ख़त्म हो गया जब 2008 में, जब नवंबर में 26/11 होता है, तो गुजरात डॉक्ट्रिन, और फिर 1999 में कारगिल होता है, तो फिर ये चीज़ बैक स्टेज चला गया।